आज का हमारा टॉपिक था। एमसीक्यू नंबर 1 देखें, पेरी ऑर्बिटल एडिमा अकर्स इन। तो पेरी ऑर्बिटल एडिमा जब आप सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? मतलब पेरी ऑर्बिटल एडिमा एडिमा बेसिकली हमें पता है कि जब हमारे जितने भी इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेसिस है, या इन केस बॉडी कैविटीज भी हम कह सकते हैं, वहाँ फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेसिस में, तो हम कहते हैं कि जो फ्लूइड एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है, ये एडिमा है। अब जो एडीमा है ये डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे सामने आ सकता है। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स और इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हमने बनाई हुई हैं। तो जब आपके सामने कोई पेरी ऑर्बिटल बोलता है तो आपके माइंड में क्या इमेज क्लिक होता है फौरन से, कि बॉडी के किस पार्ट के को अफेक्ट कर रहा होता है ये एडीमा? आइज। जी। तो पेरी ऑर्बिटल एडीमा अगर हम देखें तो ऑर्बिटल का वर्ड हमने जब स्केलेटन पढ़ा होता है तो हमें थोड़ा सा ये आइडिया फौरन से रफ क्लिक मिल जाता है। तो पेरी ऑर्बिटल एडीमा किस कंडीशन में होता है? सिरोसिस हो जाए लीवर की, इस कंडीशन में आप मेल नरिश्ड है, इस कंडीशन में, या आपको कंजस्टिव कार्डियक फेलियर है, या नेफ्रिटिक सिंड्रोम है। तो जो हमारे पास नेफ्रिटिक सिंड्रोम्स है बेसिकली, इन सिंड्रोम्स में आपको बहुत ज्यादा सीवियर एडिमा मिल रहा होता है। और नेफ्रोटिक और नेफ्रिटिक सिंड्रोम में जो मतलब किडनी रिलेटेड इश्यूज हैं, इसमें आपको पेरी ऑर्बिटल एडिमा मिल रहा होता है। इसको हम किस तरह से रिलेट करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम को पेरी ऑर्बिटल एडिमा के साथ, या सिंपल एडिमा के साथ? जी कुरतुलैन, आप इस कॉन्सेप्ट को एलेबोरेट करें। एडिमा का और नेफ्रोटिक सिंड्रोम का क्या ताल्लुक है आपस में? मैम ऑन्कोटिक प्रेशर रिड्यूस हो जाता है तो एडिमा होता है। मुझे पूरा बताए ना, मैंने आपको बहुत अच्छे से सीक्वेंस से बताया था कि कोई भी सुनने तो उसका कॉन्सेप्ट बन जाए। आप मुझे मिड में से एक बात उठाकर बता रही हैं। बेसिकली क्या होता है, शुरू से बताए ना। मैम रीनल डिसऑर्डर्स में पॉलीयूरिया की कंडीशन होती है। जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है उसमें हाइपर एल्ब्यूमिनीमिया होता है। हाइपर एल्ब्यूमिन्यूरिया मतलब कि प्रोटीन ज़्यादा रिलीज होती हैं यूरिन में, तो जिसकी वजह से हमारे ब्लड में प्रोटीन्स कम हो जाती हैं, तो हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो जाता है। तो ऑन्कोटिक प्रेशर कम होता है ब्लड में, जिसकी वजह से एडिमा हो जाता तो ऑनकोटिक प्रेशर कम होने से क्या नुकसान हुआ मेरा? ऑनकोटिक है। प्रेशर का और ऑन्कोटिक एडीमा प्रेशर का कैसे ताल्लुक बना रही हैं आप? जब ऑन्कोटिक प्रेशर कम होता है तो जो फ्लूइड होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना ब्लड की, वो कम हो जाती है, और फ्लूइड जो है वो वेसल से निकल के पेरिफेरी में चला जाता है, इंटरस्टिशियम में एक्यूमुलेट हो जाता है, इसलिए उसको एडिमा कहते हैं। जी। तो हमने कहा था कि एक हमारे पास ऑनकोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक ऑनकोटिक प्रेशर, और एक हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। वो प्रेशर जो वेजल्स को, जो फ्लूइड को वेजल्स के अंदर रहने पे मजबूर करता है या वेजल्स के अंदर रखता है, वो हमारा ऑनकोटिक प्रेशर था। और जो वेजल से बाहर लेके जाता है, वो हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। ठीक है। तो क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि इन कंडीशंस में क्या होता है, किडनी डिसऑर्डर्स में खास तौर पे यूरिन में प्रोटीन ज्यादा आनी शुरू हो जाती हैं। जब प्रोटीन ज्यादा पास होती हैं बॉडी से, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में प्रोटीन्स की खास तौर पे एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है। और एल्ब्यूमिन की कमी की वजह से क्या होता है आपको ऑनकोटिक प्रेशर? एल्ब्यूमिन के हमने दो मेजर फंक्शंस पढ़े थे, कौन कौन से? एक ट्रांसपोर्ट। जी। एक ट्रांसपोर्ट और दूसरा ऑनकोटिक एक प्रेशर को मेंटेन ऑन्कोटिक। करना। ठीक है। तो जब बॉडी से एल्ब्यूमिन ही पास आउट हो गई है तो फिर वो अपना फंक्शन तो नहीं परफॉर्म कर सकेगी, तो पीछे बॉडी में ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं रह सकेगा, फ्लूइड वेसल के अंदर नहीं रह सकेगा, इसलिए आपको एडीमा हो जाएगा। ठीक है। हमने इसको इस तरह से रिलेट किया है। विच इज इन्वॉल्व इन प्राइमरी हीमोस्टेसिस? प्राइमरी हीमोस्टेसिस में कौन इन्वॉल्व होता है? तो हमने कहा था हीमोस्टेसिस क्या होती है? सिसेशन ऑफ ब्लीडिंग। कट लगा लेकिन खून जो है बहना रुक गया ब्लड का रुक विद इन, जाना। जी, विद इन लिमिटेड टाइम, विदाउट एनी मेडिकल एड, खुद ब खुद ही खून रुक जाए अगर, तो हम ये चीज ऑब्जर्व कर चुके होते हैं बहुत ज्यादा मर्तबा। तो ये हीमोस्टेसिस है। ब्लीडिंग की सिसेशन हीमोस्टेसिस है, खून का रुक जाना। अब खून का रुक जाना, हीमोस्टेसिस को हमने दो स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ था, प्राइमरी हीमोस्टेसिस और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। अगर तो आपका जो कट है, बहुत जो इंजरी है बहुत माइनर है, तो आप कहते हैं कि ये प्राइमरी हीमोस्टेसिस है। प्राइमरी हीमोस्टेसिस के हमने दो ही स्टेप्स पढ़े थे, कौन कौन से?
वेजोकंस्ट्रिक्शन और प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। जी, ठीक है, शाबाश। तो अगर हम इसको सेकेंडरी की तरफ लेके जाना चाहें तो सेकेंडरी की तरफ कैसे लेके जाएंगे? प्राइमरी से ही सेकेंडरी कट बढ़ा है थोड़ा सा, नहीं आपको आराम आया, आपकी ब्लीडिंग की सिसेशन नहीं हुई, सिर्फ वेजो कंस्ट्रिक्शन से और प्लेटलेट्स के फिल होने से, तो फिर हम मूव करेंगे कहाँ पे? सेकेंडरी कोएगुलेशन। हीमोस्टेसिस की तरफ, शाबाश। तो जो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस होती है, ये हीमोस्टेसिस की डेफिनेशन है, मैंने आप लोगों को जो स्लाइड्स प्रोवाइड किए उसमें ये सब कुछ मेंशन है, ठीक है। तो हीमोस्टेसिस की डिफाइन करने के बाद फिर हम वो 15 क्लॉटिंग फैक्टर्स देखते हैं। फिर विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स हमने अपनी कल की डिस्कशन में भी डिस्कस किए थे, 2, 7, 9, 10 जो है विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर है। और कल मैंने आपको एमसीक्यू दिया था कि उनके साथ होता क्या है, बेसिकली उनकी गैमा कार्बोक्सिलेशन होनी होती है। तो ये किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक आपको कोई एमसीक्यू में ये पूछ ले कि कौन सा विटामिन, तो वो विटामिन के करते क्या है, गैमा कार्बोक्सिलेशन, कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है, 2, 7, 9, 10, तो ये इतनी सेंसेस में बन सकता है। अच्छा जी, अब यहाँ से आपका हिमोस्टेसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्राइमरी हिमोस्टेसिस में हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। क्या पर्पस होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन का बेसिकली? ब्लड फ्लो को कम कर सेंसेशन ऑफ देना। ब्लड। शाबाश। देखिए ना बेटा, 5 लीटर पहले खून है जिसम में, अगर तो एक फ्लो मेंटेन रहा और वो भी बहुत स्पीडी, तो 5 लीटर तो निकलने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। हमारे पास तो रहेगा ही कुछ नहीं, और जब रहेगा ही कुछ नहीं तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? तो इसलिए पहले वेजो कंस्ट्रिक्शन कराई जाती है। जब वेजल कंस्ट्रिक्ट कर जाती है ना, तो ब्लड फ्लो थोड़ा कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, हमारी बचत हो जाती है। जितना कम आहिस्ता आहिस्ता से मतलब खून बहेगा, उतना हमारा कम नुकसान होगा, ठीक है। उसके बाद फिर प्लेटलेट प्लग बनना शुरू होते हैं। ये प्राइमरी हिमोस्टेसिस होती है, ये टेम्परेरी होती है, कच्चा सा काम होता है, हमने यूं डिस्कस किया था। पक्का काम करने के लिए हमें कोगुलेशन कैस्केड भी चलाना पड़ता है। तो कोगुलेशन कैस्केड जब इन्वॉल्व होता है, वो हिमोस्टेसिस फिर सेकेंडरी हो जाती है, मतलब आगे तक जाता है। और ऐसा हमने कहा था कि अगर स्मॉल रेंट है, छोटा सा जख्म है, छोटी सी चोट है, छोटा सा कट है, सुपरफिशियल एब्रियन है, तो वो सिर्फ प्राइमरी हिमोस्टेसिस से भी कवर हो जाएगा। लेकिन बहुत लार्ज रेंट है, बहुत लार्ज होल है, ज्यादा कोई बड़ी इंजरी हुई है, तो फिर उसके लिए हमें सेकेंडरी हिमोस्टेसिस की भी हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। और फिर सेकेंडरी हिमोस्टेसिस में हमारे पास कोगुलेशन कैस्केड प्रोसीड करता है, जो कि एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है और इंट्रिंसिक पाथवे होता है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे के कौन से फैक्टर्स होते हैं, इंट्रिंसिक